नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आयन भारत। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। इस वीडियो में बात करूंगी भारत चीन दलाई लामा और क्या है ये पूरा विवाद, ये आपको समझाने की। भारत ने चीन के खिलाफ अब तक का सबसे सख्त रुख अख्तियार कर लिया है, आप कह सकते हैं। चीन बॉर्डर पर दशकों से ढाई चाल की नीति के जरिए भारत को परेशान करता आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के जरिए भारत के तमाम पड़ोसी देशों में अपना बेस बनाने और मजबूत करने की कोशिश में लगा है। भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ मिलकर खोल रहा है और अब तो कुछ हद तक भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश में वो अमेरिका के भी नजदीक जा रहा है। भारत ने चीन के तमाम चतुर चाल की काट के तौर पर दलाई लामा पर अब अपना रुख एकदम साफ कर दिया। आजादी के बाद से लेकर अब तक भारत ने इस ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल चीन के खिलाफ नहीं किया था, लेकिन अब केंद्र सरकार के मंत्री किरेन रिजिजू का ये बयान कि तिब्बत की 700 साल से चली आ रही दलाई लामा चुनने की प्रक्रिया नहीं तोड़ी जानी चाहिए और दलाई लामा को खुद अपना उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार है, इसमें किसी और को दखल नहीं देना चाहिए। दूसरी तरफ चीन कह रहा है कि दलाई लामा चुनने की प्रक्रिया में चीन को भी शामिल किया जाना चाहिए। आपको याद होगा कुछ समय पहले दलाई लामा ने खुद कहा था कि वो चाहते हैं कि इस पद को ख़त्म किया जाए, लेकिन फिर उन्होंने इस पर पुनर्विचार किया और उन्होंने नए लामा की खोज के लिए प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। उसके बाद चीन की ये प्रतिक्रिया आई। अब ये बात किसी से छिपी नहीं कि 1950 तक तिब्बत एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। चीन ने 1951 में तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया। 1959 में चीन की प्रताड़ना से तंग आकर तिब्बत के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा वहां से भागकर भारत आ गए अपनी सुरक्षा के लिए और उन्होंने धर्मशाला में शरण ली। उस वक्त चीन ने दलाई लामा को भारत में शरण देने का विरोध किया। 1962 में भारत पर चीन का हमला और अक्साई चीन पर कब्जा दलाई लामा को शरण देने का ही नतीजा था। उसके बाद से दलाई लामा धर्मशाला से जब भी दिल्ली आते हैं, चीन इसका विरोध करता। भारत सरकार का कोई भी प्रतिनिधि उनसे मिलता तो चीन उसका भी विरोध करता। चीन आज भी दलाई लामा को चीन को सौंपने की मांग करता है। दूसरी तरफ धर्मशाला से तिब्बत की निर्वाचित सरकार आज भी चलती है और चीन सरकार का कोई भी प्रतिनिधि भारत आता है तो तिब्बत की आज़ादी की मांग को लेकर तिब्बती लोग दिल्ली समेत पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करते हैं। अब आपको बताती हूं कि दलाई लामा के चुनाव कैसे किया जाता है, कैसे कोई दलाई लामा बनता है। तिब्बत में देश का सर्वोच्च धार्मिक नेता यानी दलाई लामा चुनने की परंपरा 700 साल पुरानी है। तिब्बत के 14वें दलाई लामा 1959 में वहां से भागकर भारत आए और धर्मशाला में शरण लिया। अब तिब्बत के 15वें धर्मगुरु चुनने की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। 14वें दलाई लामा ने कहा कि सदियों पुरानी परंपरा के मुताबिक ही वो अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कौन होते हैं ये दलाई लामा, इनका क्या काम होता है और सबसे अहम बात कि इनका चुनाव आखिर कैसे होता है। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता हैं। वर्तमान 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो का जन्म 1935 में हुआ। वो 1950 से तिब्बत के निर्वासित नेता हैं और भारत के धर्मशाला में रहते हैं। दरअसल दलाई लामा तिब्बती बौद्धों के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं जो विश्व भर में बौद्ध धर्म के मूल्यों के कारण शांति और अहिंसा को बढ़ावा देते हैं। उनकी शिक्षाएं और वैश्विक व्याख्यान बौद्ध दर्शन को लोकप्रिय बनाते हैं। दलाई लामा तिब्बत की स्वायत्तता के प्रतीक हैं। उन्हें चीन अलगाववादी मानता है। जीवित बुद्ध की परंपरा तिब्बती बौद्ध धर्म में अवतार की मान्यता पर आधारित है, जिसमें दलाई लामा और पंचेन लामा जैसे आध्यात्मिक नेता बोधिसत्वों के अवतार माने जाते हैं। उनकी मृत्यु के बाद वरिष्ठ लामाओं द्वारा रहस्यमयी संकेतों, स्वप्न और परीक्षण के माध्यम से दलाई लामा के अवतार की खोज की जाती है। ये परंपरा
तिब्बती संस्कृति और धर्म में आध्यात्मिक निरंतरता और नेतृत्व को बनाए रखती है। दलाई लामा के निधन के बाद वरिष्ठ लामाओं और तिब्बती बौद्ध नेताओं की एक खोज समिति बनती है। वो पवित्र झील लामो लात्सो में दर्शन, स्वप्न, ज्योतिषीय संकेत और अन्य रहस्यमय संकेतों जैसे धुआं, बादल के आधार पर संभावित अवतार की खोज करते हैं। इस प्रक्रिया में आमतौर पर 2 से 5 साल की आयु वाले बच्चों की पहचान की जाती है। इन बच्चों का परीक्षण होता है जिसमें वे पिछले दलाई लामा की वस्तुएं जैसे छड़ी, चश्मा, किताबों को पहचानते हैं। इस दौरान बच्चे को असाधारण आध्यात्मिक गुण दिखाने होते हैं। परंपरागत रूप से पांचेन लामा दलाई लामा की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोनों एक दूसरे की पहचान में सहायता करते हैं। चुने गए बच्चे को तिब्बत पर चीन के कब्जे से पहले वहां की राजधानी ल्हासा लाया जाता था, लेकिन अब भारत के धर्मशाला लाया जाता है, जहां उसे बौद्ध दर्शन, तर्कशास्त्र और तिब्बती संस्कृति की गहन शिक्षा दी जाती है। वर्तमान 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को 1937 में 2 वर्ष की उम्र में इन्हीं परंपराओं के आधार पर दलाई लामा चुना गया था। ये प्रक्रिया आध्यात्मिक निरंतरता और तिब्बती पहचान को बनाए रखती है। दलाई लामा शब्द का अर्थ होता है महासागर शिक्षक। कयास लगाए जाते हैं कि इस पद को ये नाम ज्ञान और दर्शन शास्त्र की गहराई से जानकारी की वजह से मिला होगा। बताया जाता है कि सन 1391 में जन्मे गेदिन त्रुप्पा को पहले दलाई लामा की उपाधि दी गई, लेकिन उनके निधन के बाद उन्हें ये उपाधि दी गई थी। तिब्बत के तीसरे दलाई लामा सोनम ग्योत्सो को मंगोल सरदार अल्तान खान ने 1590 में पहली बार आधिकारिक तौर पर दलाई लामा की उपाधि दी, जिसके बाद उन्होंने पहली बार तिब्बत में लिथांग मठ की स्थापना की। इस तरह से करीब 700 सालों से दलाई लामा चुनने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन अब जो दलाई लामा चुना जाना है उसमें चीन चाहता है कि जो दलाई लामा चुना जाए वो चीन से होना चाहिए। उसे लगता है कि इस प्रक्रिया में उसका भाग लेना जरूरी है, लेकिन जो बौद्ध हैं, जो जानकार हैं, वो ये आशंका जताते हैं कि हो सकता है चीन ने पिछले 20-30 सालों से किसी परिवार को इस बात के लिए तैयार किया हो, राजी किया हो, और वो ये पूरी प्रक्रिया जो दलाई लामा को चुनने की होती है, जिस बच्चे को चुना जाता है उसमें हेरफेर कर सकता है, उसमें मैनिपुलेशन कर सकता है। इसीलिए दलाई लामा चाहते हैं कि चीन इससे पूरी तरह से दूर रहे। यानी अब जो दलाई लामा चुना जाएगा वो यकीन मानिए यही उम्मीद है कि भारत से ही होगा और धर्मशाला में ही उसे ले जाया जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस पर? हमें इस पे आप कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।